भोजन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, आरक्षण का अधिकार देता है, आपको बचाकर रखता है और इस लोकतंत्र को बचाकर रखता है। कल अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो जब आपके लिए कोई संघर्ष या कोई संकट आपके जीवन में आता है, आप आवाज कैसे उठाओगे? जब आपको कुछ बदलाव चाहिए तो आप उस बदलाव को लाएंगे कैसे? आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जनता के सामने। सबसे बड़ी समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी। आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्या ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं आज की? है कि नहीं? ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और आज वो जमाना नहीं रहा बहनों और भाइयों कि हम बच्चों को बड़े करते थे, जैसे ही बड़े हो जाते थे मजदूरी में या खेती में लगा लेते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज जो बेरोजगार नौजवान खड़ा है वो शिक्षित है, क्योंकि हर एक माँ बाप ने, हर एक परिवार ने, चाहे कितनी भी दूर दराज गांव का हो, चाहे कितने भी गरीब परिवार का हो, उन्होंने कोशिश की है कि अपना बच्चा शिक्षित बने, अपनी बेटी शिक्षित बने, ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल हो। ये सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, आज आप चाहती हैं कि अपनी बच्चियां भी शिक्षित हो ताकि खड़ी बड़ी होकर अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आज वो जमाना नहीं है कि शिक्षित नहीं करते हम अपने बच्चों को। तो आज जितनी भी जनता, जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, तमाम शिक्षित हैं। किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमएससी किया है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में, पूरे विश्व भर में हमारा ही एक देश है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं। तो हमारी वर्क फोर्स भी बहुत मजबूत है। अगर इन सब नौजवानों को रोजगार मिलता तो हम मजबूती से चाइना जैसे देशों का मुकाबला कर पाते मैन्युफैक्चरिंग में और वर्कफोर्स में। आज वो परिस्थितियां नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? महंगाई। मेरी बहनें बैठी हैं, हर चीज महंगी हो गई है। सरकार की नीतियों ने जीएसटी डाल डाल कर आपकी कमर तोड़ दी है। आप आज दुकान जाती हैं, 5 चीजें खरीदने जाती हैं, उनमें से 2 खरीद के वापस आएंगी। आज बच्चों की फीस देनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है परिवार में, घबराहट होती है कि किस तरह से करेंगे। ऐसी समस्याएं जो पैदा हो जाती हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, ऊपर से महंगाई भी है, किस तरह से आप सामना कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आप महिला हैं तो आप मजदूरी भी करेंगी, सब कुछ काम करने की कोशिश करेंगी, फिर भी आप घर आके काम करेंगी, घर में सबकी परवरिश करेंगी, सबका खाना देखेंगी, सफाई देखेंगी, सब कुछ आप देखती हैं, फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिली है महंगाई से। आप किसान हैं तो आप खेती से कमाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, हर तरफ से संकट ही संकट है। मिडिल क्लास के हैं तो ये नहीं है कि आपका जीवन भी बड़े आराम से चल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई का खूब इफेक्ट आपके जीवन पे भी है, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जितने बड़े बड़े संस्थान थे, जितने सरकारी कारोबार थे जिससे स्थायी रोजगार मिलते थे, वो भी लगभग सारे आस्ते आस्ते करके अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने सौंप दिए हैं। तो रोजगार आएगा कहां से? आपने अपने यहां ही देखा है एचईसी का, किसी ने मुझे यहां आते आते बोला इसको बचाइए। अब ये खड़ा किया गया आपके लिए और आज इसको कमजोर करके लगभग बंद होने के कगार पे है। सालों के लिए किसी को सैलरी नहीं मिली है। मोदी जी श्रेय लेते हैं। जब चंद्रयान 3 जाता है, मोदी जी श्रेय लेते हैं, उनकी फोटो खिंचती है, छपती है।
और जिसने उसके लिए सारा काम किया, जिन इंजीनियरों ने काम किया, जिन्होंने स्टील बनाया, उनका क्या होगा? उनको आप सैलरी तक नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं। तो जब मैंने शुरुआत की अपने भाषण की, तो मैंने अपनी राजनीति की नींव की बात की, लोकतंत्र की नींव की बात की। क्यों? क्योंकि आज जो राजनीति देश में हावी है वो सच्ची राजनीति नहीं है बहनों और भाइयों, वो सिर्फ सत्ता लेने के लिए है। और जो राजनीति इस देश में सालों के लिए चल रही थी, जिनके आपने मिसाल देखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जो स्थापित किया आपके रांची में भी, जितने बड़े इंस्टीट्यूट, जितनी चीजें स्थापित की, ये क्यों की? इंदिरा गांधी ने अगर देश सेवा की, देश के लिए शहीद हुई, 33 गोली खाई, देश के लिए क्यों किया? राजीव गांधी शहीद हुए, क्यों हुए? और सिर्फ मैं अपने परिवार के बारे में नहीं कह रही हूं, बहुत ऐसे नेता रहे। मनमोहन सिंह जी को देखिए, देश के लिए आजीवन समर्पित रहे, देश को कैसे आगे बढ़ाया, अर्थव्यवस्था को असली मायने से मजबूत किया। वो राजनीति आजकल नहीं चल रही है देश में। आजकल सिर्फ सत्ता को किस तरह से हासिल करना है, किस तरह से बटोर के रखना है। चाहे हमें जहां पे चुनाव जीतकर कोई और पार्टी जीत गई है और सरकार बन गई है, चाहे हमें उस सरकार को धन बल से तोड़ना हो, उसके विधायकों को खरीदना पड़े, 100-100 करोड़ देके खरीद लेते हैं, सरकार गिरा लेते हैं, लोकतंत्र के बारे में सोचते ही नहीं, जनता ने किसको चुना वो सोचते ही नहीं, कुछ भी कर लेते हैं सत्ता के लिए। चाहे फिर आपके मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल देते हैं, फर्जी मुकदमे डाल के, फर्जी बयान लेके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ताकि वो ठीक से लोकतंत्र के तहत चुनाव न लड़ पाए। या फिर कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर देते हैं कि एक पैसा खर्च ना पाए, ताकि वो भी चुनाव ठीक से लड़ ना पाए। सारी ऊपरी राजनीति है, ये हल्की है। आज हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं तो महंगाई का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का शब्द मुंह से नहीं निकलता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और आप प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, इतना तो आदर कर लीजिए जनता की कि इस बारे में बात तो करें। 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, क्या बातें करते हैं आपके सामने आकर कि कांग्रेस पार्टी एक्सरे मशीन लाएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएगी। गुजरात में तो इन्होंने कह दिया कि अगर आपके 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा लेगी। तो जहां जहां मैं जाती हूं बहनों, जहां जहां मैं जाती हूं, मैं कहती हूं अपनी भैंस बांध दो, मैं आ गई हूं। वो अलग बात है कि अगर मुझे खींचनी पड़े तो खींच आएगी भी नहीं मेरे साथ। तो बात ये है, हम हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, ये दुख की बात है। ये दुख की बात है कि आज हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हैं वो इतना भी आदर नहीं कर रहे हैं हमारी देश की जनता की, कि चुनाव के समय, जब वोट लेने का समय है, 10 साल आपकी सरकार रही है, तो कम से कम जो जो आपने किया है विकास के लिए वो गिनवा लीजिए, जो आप करने जा रहे हैं वो बता दीजिए नौजवानों को। और जो सबसे बड़े संकट है जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में बात तो करिए। ठीक है, आपसे नहीं रुक पाया, आप नहीं कर पाए, ये सुलझा नहीं कर पाए, कम से कम बोलिए तो सही, कहिए कि मैं जानता हूं कि इतनी बेरोजगारी है कि आप मुश्किल में हैं, मैंने कोशिश की, मैं कोशिश करूंगा, इतना तो कह दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कहते, वो भैंसों की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र को चुराने की बात कह रहे हैं। कभी इंटरव्यू देते हैं तो जो 10 सालों से उनकी राजनीति रही है, धर्म की राजनीति, जिस आधार पर उन्होंने हर एक भाषण दिया है और आज भी चुनाव में रोज रोज दे रहे हैं, उस पूरी राजनीति का खंडन एक इंटरव्यू में कर डालते हैं।
कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करता तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बहनों और भाइयों? इसका मतलब है कि जो राजनीति आपने की जीवन भर, जो आपकी विचारधारा रही है, जिस आधार पर आप 2 चुनाव जीत कर आए हैं, उसका आपने खंडन कर दिया, उसको आपने एक इंटरव्यू में नकार दिया। तो आप उस पे ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो अपने वादों पे क्या खड़े होंगे? जो आपका आधार है उस पे तो खड़े हो जाइए। राहुल गांधी जी अपने आधार पर शुरू से खड़े हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक करते हैं, मणिपुर से मुंबई तक 4000 किलोमीटर और करते हैं, क्योंकि वो अपने आधार पर खड़े हैं। वो इस देश की लोकतंत्र को मानते हैं। वो इस देश के संविधान के लिए कुछ भी कर डालेंगे इसको बचाने के लिए। और वो पहचानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता को झूठ नहीं बोला जाता। और अगर जनता को झूठ बोलेगा कोई नेता तो लोकतंत्र उसे सबक सिखाएगा। वो समझते हैं इस बात को। और मैंने ये अपनी आधार की बात क्यों कही, यहां से क्यों शुरुआत की मैंने भाषण की? क्योंकि एक गहराई होनी चाहिए नेता में। नेता में जो पद संभालता है उसमें एक गहराई होनी चाहिए, उसमें एक श्रद्धा होनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति। और वो श्रद्धा बोली में सिर्फ नहीं प्रकट होनी चाहिए, वो श्रद्धा अपने कार्यों में प्रकट होनी चाहिए। आप वादा करेंगे जनता को कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे सबको, तो आप उस वादे पे खरे उतरिए। यही जनता की मांग है। अगर आप कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे, तो उस वादे पे खरे उतरिए। यही जनता की मांग है। जनता और कुछ नहीं चाहती। जनता चाहती है कि नेता सच्चा हो, ईमानदारी से काम करे, जनता की जो समस्याएं उसकी बात करे, उनको सुलझाए। कुछ इतना बड़ा नहीं मांग रही है जनता आपसे। लेकिन इस पर भी मोदी जी खरे नहीं उतर सकते। उनके हर वादे को देखिए, एक वादा नहीं रखा उनने। सिर्फ चुनाव आने के समय धर्म की बातें, यही मंगलसूत्र की बातें, यही भैंस चुराने वाली बातें। तो क्या है फिर हम? तो जनता क्या बेवकूफ है? आप बताइए, क्या समझते हैं ये? आप नौजवान हैं, वोट डालने जाएंगे, सुन रही हैं ध्यान से मेरी बातें। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक राजनीतिक पार्टी और एक नेता जो आपकी गहराइयों को समझे, जो लोकतंत्र का आदर करे और जो दिन रात आपके लिए काम करे, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। यही चाहिए ना? तो जब आप संकट में हैं तो कम से कम सुनवाई होनी चाहिए। यहां देश भर के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, आप सबको याद होगा, सबने देखा टीवी पे। दिल्ली के बाहर सारे बैठे हुए थे, लाखों किसान। दिन रात उनकी यही मांग थी कि हमारी सुनवाई हो जाए। मोदी जी, जो 3 कानून आप लाए हैं हमें नहीं चाहिए, ये हमें बर्बाद कर देंगे, आपके खरबपति मित्रों को आगे बढ़ाएंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, ये कानून नहीं चाहिए। मोदी जी क्या अपने घर से निकले उनसे बात करने के लिए? सुनवाई हुई उनकी। 600 किसान शहीद हो गए। 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया इनके मंत्री के बेटे ने। मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, पलक नहीं झपकाई। यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री। चुनाव आने लगा उत्तर प्रदेश का, उस समय विधानसभा का चुनाव था। चुनाव आने लगा, वोटों की बात हो गई, भैया कानून रद्द कर दो। कानून रद्द कर दिए। तो जब कानून चुनाव के लिए रद्द हो सकते थे, तो जब 600 किसान शहीद हो रहे थे तब क्यों नहीं किए रद्द आपने? क्योंकि गहराई नहीं है। असलियत ये है बहनों और भाइयों, शायद आपको पसंद भी ना आए ये असलियत, लेकिन गहराई नहीं है इनमें।
महिलाओं की बात लीजिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की इन्होंने, संसद में पास किया 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। मोदी जी को माले लगाए दिए गए, वो बड़े बड़े मंचों पे गए, दुनिया भर की महिलाओं को बुलाया गया कि देखिए मोदी जी ने क्या किया है। बाद में पता चलता है कि ये आरक्षण 9-10 सालों के लिए लागू ही नहीं होंगे, तो फिर क्यों किया? ये सब ड्रामा, ये सब तमाशा, ये सब नाटक किस लिए? महिलाओं पर अत्याचार होता है। हाथरस में हुआ, मैं गई थी उस लड़की के घर, उसकी चिता जलाई गई, उसके माँ बाप देख भी नहीं पाए उसे। आप सोचिए, मेरी भी बच्ची है 20 साल की, आपकी बच्चियां होंगी, कि ये परिस्थिति आ गई है कि सरकार प्रशासन मदद कर रहा है अत्याचारियों की, और एक माँ अपनी बेटी की शक्ल भी ना देख पाए चिता के जलने से पहले। उन्नाव में वही हुआ, एक लड़की को जला दिया गया। सरकार ने, प्रशासन ने किसका तरफ लिया? जिसने किया था उसके तरफ सारे खड़े थे। उस लड़की के परिवार के साथ क्या नहीं हुआ मैं क्या बताऊं आपको। मैं उसके पिताजी से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसकी भाभी को धमकाया गया था, उसकी भाभी की 9 साल बच्ची को धमकाया गया था कि तुम स्कूल जाओगी, देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। किसी ने कुछ बोला नहीं। हमारी ओलंपिक की मेडलिस्ट ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल लाती हैं देश के लिए, मोदी जी घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब जगह सारी मीडिया लिखती है मोदी जी तो हैं, तो मोदी हैं तो मुमकिन है कि हमें गोल्ड मेडल मिला। जब वही लड़की सड़क पर उतरकर रोती है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, आपके ही नेता ने किया है मोदी जी पूछते तक नहीं है उसे। रोकर उसने मुझे बताया कि दीदी मैं मेडलिस्ट हूं, मैंने सोचा मैं बैठ जाऊंगी तो कोई तो सुनवाई होगी। मैंने देश का गर्व, देश के लिए देश को मैंने गर्वित किया है। वो खुद सोच नहीं सकती थी कि उसकी भी सुनवाई नहीं होगी। आज उसी नेता के बेटे को टिकट दिया हुआ है, चुनाव लड़ रहा है। तो गहराई कहां है? गहराई कहां है? बातों में गहराई नहीं है, कर्मों में गहराई नहीं है। गहराई कहां है? और अगर गहराई नहीं है हमारी राजनीति में, अगर हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है, तो देश कैसे चला रहे हैं? मैं बताती हूं। सारा देश बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रहा है। सारा देश अडानी जी, अंबानी जी और 22 और खरबपतियों के लिए चल रहा है। देश के कोयले के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की बिजली, देश का पावर, सारा उनके लिए। अभी जहां मैं गई थी, इस सभा से पहले अडानी जी को जमीन दी गई है, जमीन ले ली, मुआवजे नहीं दिए हैं, बिजली बन रही है खूब तेजी से। कहां जा रही है? विदेश में। उस जगह के रहने वालों के पास न बिजली मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न जमीन का मुआवजा मिल रहा है, और ये बार बार होते चला जा रहा है। मोदी जी ने अगर एक काम किया है जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया हमने 10 सालों में उसको किया है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश की संपत्ति को आपके हाथों में देने का काम किया। आपको जमीन के पट्टे दिए, आपको जमीन के पट्टे दिए, आपको जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया, जितने भोजन का अधिकार दिया। ये सब क्या है? ये सब देश की संपत्ति आपके हाथों में डालने का काम है। मोदी जी ने क्या किया? देश की सारी संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज माफ किए हैं। किसके? इन 22 खरबपतियों के, जिनके पास पहले से हजारों करोड़ हैं। इनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ हैं। ये कर्ज किस लिए लेते हैं? ये कर्ज इसलिए लेते हैं कि इनकी बेटी की शादी है। ये कर्ज इसलिए लेते हैं
क्योंकि जमीन पे नुकसान हो गया है और आगे पता नहीं कि अगली रोटी कैसे खिलाएंगे अपने बच्चों को। ये कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि कर्ज नहीं लिया तो बेटे की एमएससी बीएससी नहीं होगी, पास नहीं होगा, फीस भरनी है, ट्यूशन भरना है। ये कर्ज इसलिए लेते हैं ताकि इनके हजारों करोड़ कुछ और हजारों करोड़ बढ़ जाएं। और हमारी सरकार इनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ करती है। ठीक है, करना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, करो जो करना है, लेकिन फिर जब किसान को कर्ज माफी की बात होती है तो फिर किसान का भी कर्ज माफ करो, गरीब का भी कर्ज माफ करो, फिर नौजवानों को रोजगार दो, नौजवानों को पैरों पे खड़े होने के लिए कोई स्कीम दो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने उन्हें पकड़ा दिए। देश में किसान 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है और आप चुप हैं। सरकारी कर्मचारी, ये सारे पुलिस वाले खड़े हैं, इनके पेंशन की बात होती है, आप कहते हैं पैसे नहीं है। पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है भाई और बहनों। 16 लाख करोड़ रुपए खरबपतियों के लिए हैं, पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है इनके पास। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। बड़े बड़े G20 के इवेंट्स करने के लिए हैं। मोदी जी चमके, ऐसे लगे जैसे दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, इसके लिए पैसे हैं। नया संसद भवन बनाना है, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए हैं। लेकिन गन्ने का बकाया देना था उसी समय, कोविड से पहले 15,000 करोड़ रुपए का, उसके लिए पैसे नहीं थे। मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के खरीदने के लिए पैसे थे, लेकिन गन्ने के 15,000 करोड़ के बकाये के लिए पैसे नहीं थे। तो समझ लीजिए, हल्के हैं, अपने लिए सब कुछ बटोर रहे हैं, सत्ता, संपत्ति। एक और काम किया मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। 10 सालों में भाजपा को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिया। कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं ना, हर सभा में जाके हम भ्रष्ट हैं, हमारे सारे साथी भ्रष्ट हैं, सबके बारे में। हम अगर इतने भ्रष्ट थे, 55 साल तो हम सत्ता में रहे, 70 सालों से देश आजाद है, जिसमें से 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही। तो इन 55 सालों में कांग्रेस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन नहीं पाई, न किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का, और 10 सालों में आपने बना डाली। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि ये पैसे आए कहां से। एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट लिखा है, इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए खर्चे हैं सिर्फ अपने पार्टी पे। मुझे याद नहीं है कि कितने सालों में। ये पैसे कहां से आए? ये हमारे इतने ईमानदार नेता जो रो के आपके सामने कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहा हूं, इसीलिए ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो देश के इतिहास में, देश के पूरे इतिहास में कोई ऐसी, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी स्कीम नहीं निकाली जैसी इन्होंने निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, जिसमें जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। बहुत ईमानदार हैं। बताइए, आपको किसी से चंदा लेना है तो आप छुप के लेंगे? अगर ईमानदार हैं तो छुप के लेंगे कि सबके सामने लेंगे? मंदिर के लिए जब चंदा इकट्ठा करने आते हैं कि छुप के आते हैं, सबके सामने आते हैं? मंदिर के लिए है, दीदी चंदा दे दो, हम लोग देते हैं चंदा, है कि नहीं? तो अगर ईमानदारी का काम है तो आप सबके सामने लो, छुपाने की क्या बात है? इन्होंने क्या किया? स्कीम निकाल दी इलेक्टोरल बॉन्ड, सब नाम गुप्त रहेंगे। जब न्यायपालिका ने देखा कि भाई ये तो गलत स्कीम है, इसमें तो भ्रष्टाचार होगा, सूची निकालो, तो सूची निकालते हैं। अब मोदी जी क्या कहते हैं कि देखिए, मैंने तो सबसे ईमानदारी की स्कीम निकाली, सारी सूची पारदर्शी है,
पारदर्शी है, सार्वजनिक कर दी। अरे आपने थोड़ी की है, तो न्यायपालिका ने मजबूर करा के कराया आपसे। ठीक है, सूची निकलती है, सुन लीजिए, जिस पे छापा मारा उससे चंदा लिया, छापे बंद। जिस पे मुकदमे लगाए, चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में। जिसने गुजरात का वो पुल बनाया जिसपे से सारे लोग गिर के, सैकड़ों लोग बह गए पानी में, मर गए, उनसे चंदा लिया मोदी जी की पार्टी ने। आपको वैक्सीन लगी? लगी वैक्सीन? किस किस को लगी? सबको वैक्सीन लगी? दो मुझे भी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। आज हम सब घबरा रहे हैं कि भाई इस वैक्सीन में क्या था, क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है कि वैक्सीन लेने से कुछ लोगों को एकदम भयानक से वो हो सकते हैं और वो मर सकते हैं। आज हम घबरा रहे हैं। मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन ली ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको तो दिलवा दी 52 करोड़ रुपए चंदा लेके, है कि नहीं? तो आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सरकारें गिरा रहे हैं, सामने, सबके सामने मीडिया आपकी वाहवाही कर रहा है रोज रोज। क्यों? क्योंकि इस देश में 97% मीडिया की कंपनी बड़े बड़े खरबपतियों की है। इसलिए हम लोग टीवी चलाते हैं, यही दिखता है कि वाह 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 वाह, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मोदी जी ने वो काम कर डाले हैं जो किसी ने नहीं किए। हाईवे शुरू किए कांग्रेस पार्टी ने, उद्घाटन कर रहे मोदी जी, उस पे मोदी जी का नाम। हर चीज, आधी चीजें, ये जो राशन मिलता है आपको 5 किलो, समझ लीजिए, इसकी गहराई समझिए, इसकी गहराई समझिए। ये 5 किलो राशन देना मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भोजन का अधिकार लाई थी आपके लिए। भोजन का अधिकार का मतलब है कि हर गरीब परिवार को, कोई भी सरकार आए जाए, उसको राशन देना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी से आपको राशन मिलता है, उनकी मजबूरी है, कानूनी अधिकार है आपका। अपनी फोटो चेप ली, ये मीडिया वालों ने कह दिया कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, सबसे बड़ी मोदी जी की स्कीम है, लो देखो, और हम सब मान गए, क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं हमें लगता है कि सच ही होगा, है कि नहीं? लेकिन समझ लीजिए, आज जो टीवी में दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज इस देश की सच्चाई ये है कि बड़े बड़े खरबपति, वो भी सारे नहीं, 22 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस देश का गरीब, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का अधिकारी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का जवान पीछे होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, शहीद हो जाओगे तो फिक्र मत करो, पेंशन नहीं मिलेगा शहादत के लिए, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वापस घर जाना होगा 4 साल बाद सेना में भर्ती होके, तो बेरोजगार हो जाओगे, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। ये है इनकी स्कीम, बेरोजगारी के खिलाफ को सुलझाने के लिए, ये है इनकी स्कीम। तो या तो आप गहराई में समझ लीजिए, ये देश देखिए बहुत विविध देश है। इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति के लोग रहते हैं। अब चुनावी मंच पर आके सारे नेता आपको ये 3 शब्द तो बोलते होंगे जरूर, जल, जंगल, जमीन। मोदी जी भी बोलेंगे आएंगे तो, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये समझते हैं? इनकी नीतियों में दिख रहा है? नहीं दिखता। जहां मौका मिला है वहां बड़े बड़े खरबपतियों की को आपकी जल, आपके जमीन और आपके जंगल सौंप दिए हैं, आपके अधिकार सौंपने जा रहे हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। वही संविधान जो आपको बचा के रखता है, जो आपकी संस्कृति को बचाता है, जो आपके धर्म को बचाता है, वही संविधान बदलने चले हैं, जो आपके आरक्षण को बचाता है, आपके अधिकार को बचाता है। कल को आंदोलन भी नहीं कर सकोगे आप। मैंने खुद देखा है जहां इनके प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देखिए, महिलाओं ने एक आंदोलन किया, अध्यापक थी वो,
आंदोलन किया कि हमारा वेतन बढ़ाओ, उनको पीटा गया, उन पे रासू का कानून डाल के उनको जेल में डाल दिया कि देशद्रोही हो तुम। तो क्या ये चाहते हैं हम पूरे देश में? गहराई से जो इन चीजों को समझता है वो सिर्फ चुनाव के समय अपने मुंह से ही नहीं बोलता। अगर जल, जंगल, जमीन के प्रति आदर है, आपकी संस्कृति के प्रति आदर है, तो इंदिरा गांधी को देखिए, मैं उनकी पोती हूं। मुझे रात को जब सुलाती थी तो मुझे समझाती थी, आदिवासियों की कहानियां बताती थी, बड़े बड़े आदिवासी नेताओं के बारे में बताती थी कि कैसे ये जो हमारा मूल समाज है वो आप ही से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जी को देखो, जिन्होंने आपको पट्टे दिए, जिन्होंने आपको अधिकार दिए, जिन्होंने संविधान में आपके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। तो जब नेता गहरा होता है तो सिर्फ मंच पर खड़े होकर बोलता नहीं है, वो गहरी नीतियां बनाता है आपकी भलाई के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी राजनीति चाहते हैं आप, या फिर आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जो आप टीवी पे देखें कि सब अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में ना उतरे, आपका जीवन वही का वही, आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, आपका यहाँ एचईसी है, कितने संकट में है, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप किसी मीडिया वाले से पूछेंगे, सब कहेंगे कि भाई देश की तो बहुत तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था तो बहुत मजबूत हो रही है, यहाँ तो सब खुशहाल हैं, आदिवासी खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं।